Hello student, welcome and welcome back to my channel. So today we will discuss another PYQ. I will discuss the PYQ related to American Civil War. So UPSC 2021 में एक ये क्वेश्चन आया था. In the American Civil War, the victory of the North had many consequences. तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को डिकोड करते हैं. सबसे पहले बोला है कि विक्ट्री ऑफ द नॉर्थ हैड मेनी कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि नॉर्थ की विक्ट्री हुई थी, ठीक है, और कैसे हुई थी. अगर हम चाहें तो थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर सकते हैं. देन सम ऑफ देम वर डायरेक्ट एंड ऑब्वियस, तो कुछ डायरेक्ट और ऑब्वियस थी, ये बी पार्ट होगा. देन हाउएवर इट्स इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द अमेरिकन डेवलपमेंट वर परहैप्स इवन मोर इम्पोर्टेंट. तो हमें इनडायरेक्ट इम्पैक्ट के बारे में भी बात करना है. एंड कमेंट. सो हमें बेसिकली तीन पार्ट डिस्कस करना है, ठीक है. तो हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरिंग करना आंसर की. सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, देन वी विल एड्रेस सब पार्ट्स एंड इन द एंड वी विल राइट द कंक्लूजन. सो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, सो हियर आल्सो मैंने आपको दो इंट्रोडक्शन बताने की कोशिश की है. सबसे पहले आप ये बता सकते हो कि अमेरिका जो है वो आजाद कब हुआ था. व्हेन अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लैंड इन 1776, एंड यू कैन स्टार्ट विद दैट देयर वाज अ 13 कॉलोनीज व्हिच फॉर्म द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है. एंड बट देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्थ एंड साउथ, एंड दैट लीड टू द रिजल्टेड इन अमेरिकन सिविल वॉर. तो एक आप यहाँ से शुरू कर सकते हो. आप प्रीवियस इवेंट जो है अमेरिकन रिवोल्यूशन से कनेक्ट करके इसको लिख सकते हो. दूसरा आप ये कर सकते हो कि डायरेक्टली आप बता सकते हो कि नॉर्थ की कंडीशन क्या थी और साउथ की कंडीशन क्या थी. नॉर्थ की कंडीशन अगर हम देखें तो नॉर्थ वाज अ इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स और साउथ जो थे वो एग्रीकल्चर स्टेट्स थे, ठीक है. एंड नॉर्थ जो थे वो चाहते थे कि टैक्स उनको मिले जो कि ब्रिटेन से ट्रेड करते थे सदर्न पार्ट, और सदर्न वांटेड कि टैक्स फ्री ट्रेड विद ब्रिटेन, क्योंकि सदर्न वांटेड टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद ब्रिटेन, क्योंकि वो वहां से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते थे, ठीक है. और नॉर्थ चाहते थे कि वो नॉर्थ साउथ वाले नॉर्थ से प्रोडक्ट इंपोर्ट करें. सो इट क्रिएटेड अ रिफ्ट बिटवीन अ नदर्न स्टेट एंड सदर्न स्टेट. तो बेसिकली अगर देखें इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से एंड द tilted of southern state towards the Britain, it actually created a rift and it offended a northern state, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे because they belong to industrialized things, ठीक है. तो आप इनमें से कोई भी एक इंट्रोडक्शन जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, अप टू यू. मैं आपको ये एग्जांपल बताना चाहती हूँ कि आप चाहे तो आप इसको अमेरिकन रिवोल्यूशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि अमेरिकन रिवोल्यूशन के बाद भी नदर्न और सदर्न स्टेट के अंदर प्रॉब्लम थी, या फिर आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम थी. नाउ अब हम आते हैं कि विक्ट्री ऑफ द नॉर्थ हैड मेनी कॉन्सिक्वेंसेस. तो आप इंट्रोडक्शन के बाद एक छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हो कि बैटल ऑफ गेटिसबर्ग हुआ था, दैट एक्चुअली फाइनली लेड टू द विक्ट्री ऑफ नदर्न स्टेट, ठीक है. तो आप चाहो तो विक्ट्री ऑफ नॉर्थ को एक बैटल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है. देन सब पार्ट में एड्रेस करोगे डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द नॉर्थ. ऑब्वियसली सबसे पहले डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज, सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेज ये था कि एंड टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी. तो आप इसमें एक एग्जांपल दे सकते हो, दे एक्चुअली फ्रीड नियरली 4 मिलियन इंस्लेव्ड अमेरिकन अफ्रीकन और अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है. देन आप ले सकते हो कि मोर एरिया केम अंडर कल्टीवेशन. सदर्न पार्ट जो है वो कल्टीवेशन एरिया था, मतलब एग्रीकल्चर सोसाइटी थी. तो ऑब्वियसली जब स्लेवरी खत्म होगी, दोनों के बीच में सिविल वॉर खत्म होगा, नॉर्थ जब जीतेगा, तो उनके जो मेन एरिया है वो कल्टीवेशन के अंदर आ जाएंगे. स्पेशली अगर हम वेस्टर्न रीजन की बात करें, वहां पे भी जैसे कि एग्जांपल कोलंबिया हुआ, उटा टेरिटरी हो गया, न्यू मैक्सिको टेरिटरी हो गया, जो कि हमने डिस्कस किया था वेल इन द क्लास. नाउ अब मेन आपको फोकस करना है. आपने दो या तीन और एग्जाम्पल अगर आते हैं तो आप टोटल 3 एग्जाम्पल लिख दीजिए इसके अंदर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज में. बाकी आप सब इनडायरेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेन इस पे बोला है. सम ऑफ डायरेक्ट एंड ऑब्वियस लिख दिया. हाउएवर इट्स इनडायरेक्ट इम्पैक्ट on or indirect effect on American development were perhaps even more important. We have to emphasize more on the indirect effect. तो अगर indirect effect की बात करें तो not instituted the Fredsmen Bureau of Safeguard Black Citizen. Basically they wanted to check a black citizen की मतलब उनको properly चीजें मिले because they were slaves in southern state. जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब सदर्न और नदर्न के बीच में जब सिविल वॉर दे वर गोइंग ऑन, तो नदर्न पार्ट जो है वो सदर्न स्टेट की हेल्प करता था बाय मेकिंग अ अंडरग्राउंड पाइपलाइन बना के, ठीक है. और सदर्न स्टेट्स के स्लेव्स को इन्फोर्स करता था कि वो उनकी आर्मी भी ज्वाइन करें, ठीक है. In the northern, men returned to job and people began to find themselves competing for jobs and housing with the first wave of black migrant from the south. Obviously, लोग अगर नॉर्थ की तरफ माइग्रेट करेंगे
ऑलरेडी नॉट इंडस्ट्रियलाइज्ड सेक्टर है, धीरे धीरे वहां पे सर्विसेज सेक्टर भी बढ़ेंगे, तो कंपटीशन जो होगा ह्यूमन रिसोर्सेज का फॉर द जॉब्स, फॉर द एम्प्लॉयमेंट थिंग्स, वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए सब चीजें पे फोकस करने लगे। बेसिकली यू विल से कि इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट जो हुआ वो धीरे धीरे होने लगा, तो इट वॉज अ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। देन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए थे। जब आपने देखा था अमेरिकन रिवोल्यूशन जब खत्म हुआ था, तब कभी भी वुमेन राइट्स के बारे में, स्लेव राइट्स के बारे में, ब्लैक माइग्रेंट्स के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। लेकिन जब सिविल वॉर एंड हुआ तो वहां के सारे स्टेट एक समान हो गए, इक्वल स्टेट्स। आज भी यूएस के अंदर हर स्टेट को इक्वल पावर है, ठीक है, जैसे कि उन्होंने बनाया इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, राइट। सो इसी तरीके से वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए गए, फेडरल गवर्नमेंट में चेंजेस किए गए, वहां पे उनको वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किए गए सदर्न स्टेट से जो भी लोग आए थे। 13 अमेंडमेंट अबॉलिश स्लेवरी, यस। 14 अमेंडमेंट प्रोटेक्ट्स एंड डिफाइन द सिटीजनशिप, exactly who are the citizens of America, now United States of America, and the rights of the citizen, and the 15th amendment protects the voting rights. Now you will see कि कितने ज्यादा चेंजेस हुए। अमेरिकन रिवोल्यूशन के बाद ये सारे चेंजेस नहीं हुए, बट सिविल वॉर के अंदर अगर हम देखें तो ये चेंजेस हुए, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ द सिविल वॉर इन द नॉर्थ, क्योंकि सदन से भी जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वॉल्व होने लगे थे, वहां पे फेडरेशन में इन्वॉल्व होने लगे थे, तो बेसिकली इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से बनने लगी थी। सेपरेशन ऑफ पावर वहां पे हुआ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी जैसा होता है, बहुत सारी गवर्नमेंट की ब्रांचेस बनी, सेनेट बना, ठीक है, हाउसेस बने, लाइक दैट। तो एक तरीके से इन्होंने एक आइडिया ऑफ लिबर्टी भी जो है वो एक पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया, आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड आइडिया ऑफ सिटीजन राइट जो है वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया। सो यू कैन मेंशन दीज पॉइंट्स एज वेल। इन द कंक्लूजन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप लोग थोड़ी बहुत हिस्टोरियन के कोट्स या फिर उस टाइम पे जो लीडर्स हुए उनके स्पीचेस कुछ याद कर लो। और ये जो मैंने लिखा है, अब्राहम लिंकन ने बोला था, अ हाउस डिवाइडेड इटसेल्फ, हैंस आप लिख सकते हो कि हैंस अब्राहम लिंकन स्टेटमेंट और स्पीच हैज बीन प्रूव्ड हियर appropriately. A house divided against itself cannot stand. I believe this government cannot endure permanently half slave and half free. It has been said by Abraham Lincoln. So आप ये यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, या फिर ये भी आप मेंशन कर सकते हो कि अमेरिकन सिविल वॉर एक्चुअली gave the example of unity. They did not want any outer power to interfere, for that matter Britain or France to interfere or Spain to interfere in their internal matter. तो आप इस तरीके से अगर आप एग्जाम्पल्स लिख के या कोटेशन लिखना प्रेफर कीजिए कंक्लूजन के अंदर, क्योंकि वो एक इंसाइट देता है एवेलुएटर को, जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहे एग्जामिनर को, कि यस यू हैव रेड इट एंड यू हैव अ नॉलेज. So I think that's it for today. If you want to add some more points, let me know in the comment section. Thank you so much.